नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपनी तैयारी को जोरों शोरों से कर रहे होंगे। और तैयारी नहीं कर रहे हैं तो लगा दो जान साथियों और छीन लो अपने सिलेक्शन को, जो सिलेक्शन आपका है, और दिखा दो कि आपका सिलेक्शन आपसे कोई और छीन नहीं सकता, आप में वो दम है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या चल रहा है देश और दुनिया में और क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम बेस से। साथियों, यह क्लास जो डेली हम करते हैं दोस्तों, आज हम क्लास जो करने वाले हैं वो हमारी 3 और 4 अगस्त की क्लास होने वाली है। और दोस्तों, मंडे को हम अपनी क्लास कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कुछ कारण बस हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, मैंने आपको बताया था। इस कारण दोस्तों हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, इसलिए आज हम क्लास अपनी कंप्लीट कर देंगे 3 और 4 की। और दोस्तों, मंडे को हम वो भी कंप्लीट कर देंगे। मैं कोशिश करूंगा कल संडे है, कल भी अपनी क्लास को कंटिन्यू करूं, जिससे दोस्तों क्या होगा कि हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है और क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2022 को सांस्कृतिक मंत्रालय ने किसकी जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो साथियों, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या पिंगाली वेंकैया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 4, पिंगाली वेंकैया। 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने पिंगाली वेंकैया की जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। तो दोस्तों, याद रखना किसके उत्सव पे किया है जय आयोजन? तो दोस्तों, पिंगाली वेंकैया की जयंती थी, इसके अवसर पर साथियों तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। किसने किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। पिंगाली वेंकैया साथियों कौन थे? तो यह 146वीं जयंती है इनकी। और कौन थे है? तो दोस्तों, पिंगाली वेंकैया ने तिरंगा की रूपरेखा को तैयार किया था। अगर आपसे पूछे कि इनकी कौन सी जयंती है, तो यह 146वीं जयंती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से। अब दोस्तों, देखते हैं अपने ध्वज के बारे में। तो साथियों, क्या हमारा ध्वज पहले ऐसा ही था जैसा हम आज लहराता हुआ अपने ध्वज को देखते हैं? तो दोस्तों, हमारे ध्वज का कुछ इतिहास इस प्रकार है कि 1906 में तो हमारा ध्वज इस प्रकार था, ऐसा बना हुआ था। उसके बाद 1907 में कुछ ऐसा हुआ, थोड़ी रूपरेखा उसकी और चेंज हुई। साथियों, 1917 में कुछ इस तरह डिज़ाइन किया गया था और 1921 में यह डिज़ाइन किया गया था। इसमें साथियों क्या था, 3 रंग थे और बीच में चरखा हुआ करता था। और साथियों, पिंगाली वेंकैया ने जो बनाया था वो यही बनाया था। इसके बाद फिर 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे साथियों क्या हुआ था, यह तिरंगा हमने अपना लिया। और 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो दोस्तों हमने अपने तिरंगे को कुछ इस रूप में अपनाया और वर्तमान में हमारा तिरंगा है वो यही 1947 वाला तिरंगा अभी हम लहराते हैं, अपने छतों पे, अपने घरों पे, अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में, अपनी संस्थाओं में फहराते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं अपने तिरंगे के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंगों के बीच दोस्तों क्या है, एक चक्र है। कौन सा चक्र है दोस्तों? नीले रंग का चक्र है, जिसे दोस्तों यह है हमने कहाँ से लिया है, तो अशोक चक्र से लिया है। याद है ना आपको, अशोक स्तंभ वहाँ से लिया है। इसकी अभिकल्पना किसने की थी? तो पिंगाली वेंकैया ने इसकी अभिकल्पना की थी। इसे 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को हमने अपने तिरंगा को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में। इसमें सबसे ऊपर केसरी रंग की पट्टी है जो देश की ताकत और साहस को दर्शाती है। बीच में श्वेत पट्टी है जो धर्म चक्र के साथ यह शांति और सत्य का संकेत देती है। और दोस्तों, नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है जो देश के शुभ और विकास और उर्वरता को दर्शाती है। 3 रंग है और बीच में जो आपका चक्र है यह हमारा परिवर्तन कंटिन्यू, हमारे विकासशील देश को दर्शाता है कि हमारा देश लगातार विकास की ओर गति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक विमोचन किया? दोस्तों, याद रखना जो क्वेश्चन हमने पिछले वाले करे हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। तिरंगे के बारे में क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए आप इसे याद रख लेना। अब दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो किसने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया? नवीन पटनायक, एकनाथ शिंदे, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन 1, उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। उन्होंने दोस्तों लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। और इसे लिखा किसके द्वारा गया है? तो संयुक्ता दास के द्वारा इसे लिखा गया है। और यह वो व्यक्ति हैं, कौन है? यह आपके उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक जी। अब देखते हैं उड़ीसा के बारे में कुछ तथ्य। तो साथियों, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत में ही होगा। भारत में कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। और उड़ीसा में कहाँ होगा? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है, हॉकी के लिए प्रसिद्ध है और वहीं यह आयोजित किया जाएगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप। पुरी में लोक
और कृषि मेला का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था थोड़े दिन पहले। कहाँ पे किया गया? पुरी, जो उड़ीसा में ही है, जहाँ पे आपको बताया पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी है वहीं पे। भारत की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी में शुरू हुई और इस तीर्थ को यामनिका तीर्थ भी कहते हैं। जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक धाम दोस्तों माना जाता है। जो 4 धाम हमारे हैं हिंदू धर्म में, 4 धाम हैं, जिसमें से एक धाम आपका कौन सा है? तो जगन्नाथपुरी भी एक धाम उसमें से है। काई चटनी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग की रजिस्ट्री के लिए उड़ीसा ने ही प्रस्तुत किया था। मैंने आपको बताया था कि काई चटनी क्या है। जो दोस्तों जो चींटियाँ होती हैं, चींटियों को पीस कर ये लोग चटनी बना लेते हैं और फिर उसे क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये दोस्तों काई चटनी है। उड़ीसा की मोबस नामक सार्वजनिक सेवा परिवहन सेवा को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उड़ीसा की एक सार्वजनिक सेवा थी, क्या नाम था उसका? मोबस। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र ने दोस्तों पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह कुछ की पॉइंट आपके एग्जाम बेस से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया? नकुल जैन, बीके पॉल, आरएस गांधी या राजीव कुमार? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 2 बीके पॉल। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए वीके पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? बीके पॉल की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह सबसे पहले नाइजीरिया में देखने को मिला था। जो मंकी पॉक्स है कहाँ देखने को मिला? तो अफ्रीकन कंट्री है आपकी नाइजीरिया, वहाँ देखने को मिला था। भारत में यह रोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिला? तो साथियों केरल में सबसे पहले यह रोग देखने को मिला था भारत में हमारे। इसके अलावा साथियों जम्मू एंड कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रंजना देसाई थी जिन्होंने इसके लिए अध्यक्षता की थी। और ओबीसी के अंदर उप वर्गीकरण के लिए जस्टिस रोहणी की अध्यक्षता में भी एक आयोग बनाया गया था, जो ओबीसी में आरक्षण के लिए यह आयोग क्या होता? बनाया गया था उप वर्गीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की? फिक्की, टाटा, रिलायंस या गूगल? तो सही आंसर दोस्तों आपका होगा फिक्की। क्या होगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर। हाल ही में मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने फिक्की के साथ साझेदारी की है। दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की फुल फॉर्म है। कभी कभी आपके एग्जाम में आपसे यह भी पूछ लेता है। फिक्की का फॉर्मेशन 1927 में हुआ था, गांधी जी के दौरान यह हुआ था। गांधी जी ने कहा था कि एक फिक्की एक ऐसी कंपनी और संस्था होनी चाहिए जिससे दोस्तों क्या हो? रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए फिक्की का फॉर्मेशन किया गया था। चेयरमैन इसके अभी हाल ही में कौन है फिलहाल में? तो संजीव मेहता इसके चेयरमैन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो सही आंसर इसका केरल होगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। केरल पहला राज्य बना ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला। दोस्तों क्या था, अभी तक जो आपकी प्राइवेट कंपनी आपको देखने को मिलती होंगी जैसे कि ओला है, ऊबर है, वो दोस्तों क्या करती थी? आपको टैक्सियां प्रोवाइड कराती थी ऑनलाइन। लेकिन अब ई टैक्सी सेवा केरल ने शुरू कर दी है और दोस्तों इससे क्या होगा? जो केरल के वासी हैं, केरल में रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि साथियों जो ओला ऊबर कंपनियां थी, इन्होंने अपने टैक्स को, अपने किराए को इतना बढ़ा दिया था कि साथियों एक आम आदमी उसे मतलब उसका पैसा देने में बहुत हिचक रहा था, उससे प्रॉब्लम हो रही थी। अब क्या करेंगे दोस्तों? साथियों जो केरल ने स्टार्ट किया है यह योजना, इसके तहत इन्होंने अपने किराए को बहुत ही कम रखा है। इससे क्या होगा दोस्तों? एक आम आदमी को काफ़ी फायदा होगा, फायदा देखने को मिल सकता है और दोस्तों अच्छी बात भी है। और ऐसे और भी राज्य दोस्तों इनकी तरह, केरल की तरह आगे बढ़े, जिससे क्या हो दोस्तों? उनके लिए भी यह उन्नति का अवसर मिले। जो एक आम आदमी है उसके लिए थोड़ा आवाजाही या कहीं घूमने के लिए थोड़ा कम बर्डन पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें केरल की, तो साथियों सुरक्षा मित्र परियोजना किसकी है? यह भी केरल की है। यह वाहन निगरानी प्रणाली की शुरुआत करने के लिए है। कौन सी योजना है? तो सुरक्षा मित्र परियोजना है। केरल में पहली बार एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई वर्मागोम्फस चौकलस भी देखा गया था। इसके अलावा मेडिसेफ चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत भी केरल ने की थी स्वास्थ्य के लिए। वैग वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई है? केरल में स्टार्ट हुई है। और इसकी क्षमता कितनी है? तो 101.6 मेगावाट इसकी क्षमता है। खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र, याद रखना दोस्तों, पहला और इकलौता राज्य केरल बना। और दोस्तों यह अब इसने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है। अब दोस्तों
ऐसे और भी राज्य कार्य करें, खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करें, जिससे लोगों को क्या होगा और रोजगार मिलेगा और दोस्तों जागरूकता फैलेगी इंटरनेट के जरिए। के फोन प्रोजेक्ट के तहत इस योजना को शुरू किया गया है, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, इसलिए आपसे याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर चौथे ओएनजीसी पैरा खेल का उद्घाटन किया? किसका उद्घाटन किया है? तो पैरा खेल का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। पुरी ने नई दिल्ली में चौथे ओएनजीसी पैरा खेल का उद्घाटन किया। यह खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए है दोस्तों, जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है जिनके बॉडी के पार्ट में, लाइक उनके पैर में प्रॉब्लम है, वो थोड़े से हल्के से विकलांग हैं, या उनके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या उनके बॉडी के किसी और पार्ट में प्रॉब्लम है, तो दोस्तों वो लोग इस खेल में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें दिल्ली के बारे में, तो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी हैं। इन्होंने आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। स्वतंत्रता संग्राम के समय की 75 जो स्टेशन हैं उनको शामिल किया गया है इसमें, और 27 रेलगाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस उत्सव 2022 का भी आयोजन किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, जिससे क्या होगा दोस्त जो बच्चे हैं वो थोड़े खुश रहेंगे और रहना भी चाहिए। स्वर सम्राट उत्सव का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और यह किससे संबंधित था? तो यह वाद्य यंत्र से संबंधित था। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली के? तो अरविंद केजरीवाल हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो मनीष सिसोदिया यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। विधानसभा की सीट यहाँ पे 70 हैं दिल्ली में, और लोकसभा यहाँ पे 7 सीट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कौन पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी प्रधान महानिदेशक बने? याद रखना दोस्तों, कौन है यहाँ पे? हाल ही में कौन पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक बने हैं? अनिल खन्ना, सत्येंद्र प्रकाश, मनीष सिसोदिया या विनोद कुमार त्रिपाठी? सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि सत्येंद्र प्रकाश। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। सत्येंद्र प्रकाश पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक बने, यानी कि किसके? पीआईबी के। पीआईबी की स्थापना कब होती है? तो 1951 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह आपके कौन है? सत्येंद्र प्रकाश, यह आपके व्यक्ति हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन अभी कौन है? तो मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं। नीति आयोग के अभी नए सीईओ कौन है? तो परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के वो हैं सीईओ हैं। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दिल्ली के पुलिस की नियुक्ति किसमें हुई? दिल्ली का पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत पढ़ लिया था। दिल्ली का पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX कहाँ हुआ? अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो सही आंसर होगा आपका अटलांटिक महासागर में हुआ है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर। भारत और फ्रांस के बीच समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX अटलांटिक महासागर में आयोजित हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करें भारत के साथ और युद्ध अभ्यास होने वाले, तो मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच एक युद्ध अभ्यास है। वोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के बीच युद्ध अभ्यास है। सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच है। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास अमेरिका और इंडिया के बीच होता है। डेजर्ट नाइट वरुण शक्ति फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। इंदिरा रूस और इंडिया के बीच होता है। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास है। जिमैक्स जापान और इंडिया के बीच है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसके अलावा साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में अमेरिका में किया गया था, और इसमें 27 देशों ने भाग लिया था। भारत और जापान के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया, और भारत की तरफ से इसमें INS सुकन्या ने भाग लिया। रखना, इसमें भारत और जापान ने भाग लिया था। यह MPX अभ्यास है, और कहाँ हुआ था? यह अंडमान सागर में हुआ था। जबकि यह वाला कहाँ पे हुआ है? यह आपका हुआ अटलांटिक महासागर में, और इसमें फ्रांस और भारत ने भाग लिया है। तो यह दोनों पॉइंट आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना होगा, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला लॉन वॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में किसे हराकर गोल्ड मेडल जीता? इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अमेरिका, जापान? बताइए सही आंसर। तो सही आंसर दोस्तों आपका होने वाला है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है।
भारतीय महिला लॉन वॉल्स टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के महिला फोर्स स्पर्धा में साउथ अफ्रीका को हराकर गोल्ड मेडल जीता। इसमें 4 महिलाओं ने हमारे भारतीय तरफ से पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही अच्छा खेल दिखाकर साउथ अफ्रीका को हराया और फाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और गोल्ड दिलाया। यह वो 4 महिलाएं हैं जिन्होंने दोस्तों भारत के लिए पूरी अपनी जान लगा दी और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों अब देखते हैं कुछ और गोल्ड मेडल जो भारत के लिए जीते गए या कुछ और मेडल जो भारत ने फिलहाल में जीते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने, जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता और यह भारत का पहला स्वर्ण पदक था। 49 किलो वर्ग में यह इन्होंने जीता था। चानू ने ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल भी 49 किलो वर्ग में जीता था। आपको याद होगा जो कहाँ हुआ था, 2020 में वहाँ हुआ था जापान में। 2020 का ओलंपिक था टोक्यो का, लेकिन 2021 में यह आयोजित किया गया था। 19 साल के जेरेमी लाल रिनुंगा जो मिजोरम से बिलोंग करते हैं, इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में सेकंड गोल्ड मेडल जीत लिया और भारत की तरफ से एक नया इतिहास रच दिया। इसके अलावा अचिंता सिवली जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने पुरुषों के 73 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में थर्ड गोल्ड मेडल जीता। यह कौन है? आपके अचिंता जी हैं। और संकेत सरगर ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। यह संकेत सरगर है, इन्होंने किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में जीता है। कॉमनवेल्थ गेम में सब कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं। गुरु राजा ने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह गुरु राजा आपके, इन्होंने क्या जीता है? वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा सुशीला देवी ने जूडो के 48 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है और यह कौन आपकी? सुशीला देवी जी है, इन्होंने जूडो में जीता है और क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। यह क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बेस से। दोस्तों जैसे ही हमारी क्लास जो कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको एक अलग से क्लास ला दूंगा केवल और केवल कॉमनवेल्थ गेम्स पे। उसमें सब कुछ बताऊंगा, कितने खिलाड़ियों ने क्या क्या जीता, कब स्टार्ट हुए, पूरी जानकारी उसमें मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य में आदिपुरम महोत्सव मनाया गया? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना। तो दोस्तों सही आपका ऑप्शन होगा 2 यानी कि तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसके अलावा साथियों वहाँ पे भारतनाट्यम, संगम साहित्य और पोंगल भी तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। जो त्यौहार हैं और भी वहाँ पे क्या होते हैं? मनाए जाते हैं। और दोस्तों तमिलनाडु जो मनाया गया था आदिपुरम महोत्सव, यह भी क्या होता है? बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। याद रखना सारे की पॉइंट आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताए थे कि भरतनाट्यम या संगम साहित्य या पोंगल त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो कहाँ मनाए जाते हैं? तमिलनाडु में यह आयोजित किए जाती हैं। इसके अलावा देखते हैं कुछ और उत्सव। तो मरु महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? राजस्थान में मनाया जाता है। कचाई लेमन महोत्सव कहाँ होता है? मणिपुर में होता है। थाई पुस्तक महोत्सव यह भी तमिलनाडु में होता है। वोनालू वातुकम्मा महोत्सव तेलंगाना में। रज रथ यात्रा महोत्सव ओडिशा में। रज अलग है और रथ यात्रा अलग है, यह ओडिशा में देखने को मिलते हैं। अम्बुबाची मेले का आयोजन कहाँ होता है? कामाख्या माता मंदिर में होता है और यह असम में स्थित है। मिंजर मेले का आयोजन अभी हाल ही में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो यह हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कर्नाटक। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु नहीं दोस्तों कर्नाटक है, कर्नाटक सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। याद रखना यह तमिलनाडु नहीं है, यह आपका क्या है? कर्नाटक है। क्या है आपका? यह कर्नाटक आपका ऑप्शन सही होगा, उसमें गलत एडिटिंग हो गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कर्नाटक के बारे में तो मोदी जी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बेंगलुरु में किया। मोदी जी ने बेंगलुरु में वी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया था। कर्नाटक में आइकिया की सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन भी कर्नाटक में ही किया गया था। किसका? आइकिया का। पशुपालन मंत्रालय ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट बेंगलुरु में लॉन्च किया। कर्नाटक में काशी रथ यात्रा योजना का शुभारंभ हुआ, जो वाराणसी में आपका मंदिर स्थित है वो काशी यात्रा, काशी विश्वनाथ मंदिर, उसके लिए इसका आयोजन किया गया था। कर्नाटक ने एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से देने की घोषणा की है। सारे की पॉइंट कर्नाटक से याद रखना आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यहाँ आपकी क्लास कंप्लीट होती है, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ और दोस्तों और अच्छे वीडियो आपको बना सकूँ आपके एजुकेशन से संबंधित। तो दोस्तों बने रहिए और मेरी क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे वो भी क्लास से जुड़ सकें, क्लास को देख सकें। जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और जिन्होंने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक आप अपनी कंटिन्यू क्लास कीजिएगा। और कल है संडे, कल हम अपना वीकली करंट अफेयर रिविजन करेंगे।